नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग सीटेट 6 से 8 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फिर सुन लीजिए प्रश्न, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है, पारिवर्षी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तीसरा है, वैयक्तिक विभिन्नताओं की एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। लेकिन एक बात और है, इसमें किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा। देखिए, किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा, यह निर्भर होता है पर्यावरण पर। ठीक, और लेकिन व्यक्ति कितनी दूर तक जा सकता है, ये निर्भर करता है आनुवंशिकता पर। ठीक, दोनों अलग अलग है रीजन। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन है, विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देश के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है प्रगतिशील कक्षा में। निष्क्रिय, ये नकारात्मक वर्ड है। दोहराना, ये भी नकारात्मक वर्ड में आता है। ठीक, निर्देश देना, अब उनके निर्देश के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है। बच्चे अपने मन से ज़्यादा सीखते हैं। अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? ऑप्शन है, केवल संकलनात्मक आकलन, न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, केवल संरचनात्मक आकलन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, इसे सी भी बोलते हैं। सी
कहीं कहीं सिर्फ इतना भी देता है, सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना, विभेदीकरण, समाजीकरण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाजीकरण, क्योंकि यहाँ समाज का जिम्मेदार के बारे में बात हो रही है, तो समाजीकरण होगा। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, समावेशी कक्षा में यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। चलिए अब देखिए, समावेशी कक्षा में होता क्या है। इसमें देखिए, ये सब शब्द भी दे देता है। समावेशी कक्षा में जो है शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई या अन्य विकलांग। इन सब स्थितियों में बिना परवाह किए बच्चों को शामिल किया जाता है। शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई या अन्य विकलांगों के आधार पर बच्चों को बिना परवाह किए सभी बच्चों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, जिसमें है पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल। पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई एक किसके सूचक हैं? ऑप्शन है एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के, एक स्वलीन विद्यार्थी के। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। ठीक, क्योंकि ये पठन से है संबंधित। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं पारिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए,
विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर सी। जो रूढ़िवादी आशंका है उसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? कैसे कर सकती है? सृजनात्मक विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना है। ऑप्शन है अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थी को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके, अपसारी चिंतन पर बल देकर। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनेक परिप्रेक्ष्यों में प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। ऑप्शन है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार करना, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? ऑप्शन है क्रियात्मक अनम्यता एवं वस्तु को केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, ये होता है प्रभावशाली समस्या समाधान की रणनीति का एक उदाहरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? ऑप्शन है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रभावशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर एक विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी। ऑप्शन नंबर सी ये सही है। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। अगला प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? ऑप्शन है पूरी कक्षा के सामने उसे बार बार डांटकर, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्ग सीट देकर, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर।
इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। अगला प्रश्न है, संरचनावादी उपागम बताता है कि डॉट डॉट ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन है अनुबंधन, दंड, यंत्रवाद याद करना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो संरचनावादी उपागम बताता है, अब क्या बताता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है बच्चों को इन विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षा प्रणाली नहीं है? ऑप्शन है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ नहीं का प्रश्न पूछा है, तो दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक, ये गलत। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। ऑप्शन है 2-3, 1-2-3, 1-2-3-4, 1-2। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1-2-3-4 सभी जो है प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन है लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन प्रक्रिया संबंध, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। अगला है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा के बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोजन का नियोजन एवं संचालन, जो कि प्रत्यक्ष रूप से गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? ऑप्शन है समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अधिगम अभिवृत्ति का विकास। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने के लिए इच्छा से बार बार
किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। अगला प्रश्न है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? ऑप्शन है, एक दिशी संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दिशी संज्ञान संवेग को प्रभावित करते हैं, एक द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारंपरिक क्रिया होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? ऑप्शन है, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ये मध्य बाल्यावस्था की कहानी है, और ये जो है वैज्ञानिक योग्यता तर्क वाले, ये तो जो है अमूर्त की है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के समाजीकरण की, ऑप्शन है, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ये सभी प्राथमिक एजेंसियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होती हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश द्वारा निर्भर किए जाते हैं। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। अगला है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं, जेंडर विभेदीकरण। तो समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य अवधारणा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जेंडर रूढ़िवादिता इसे कहते हैं। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है क्योंकि पिता घर का कार्य करते हैं और माता बाहर का कार्य कर लेती हैं।
चलिए अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसे ZPD भी बोलते हैं, पाठ या ढांचा, अंतः व्यक्तिनिष्ठता, खोजपूर्ण अधिगम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाठ या ढांचा। ठीक, ये इसका सही ऑप्शन है। बच्चों की योग्यता को बढ़ाने के लिए जो है ये बहुत अच्छा समर्थन करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन ... अभिन्यास प्रारूप को ... अवस्था पर दर्शाता है। इसका सही ऑप्शन है आज्ञा पालन, पूर्व पारंगत, अच्छा होना, परंपरागत, आदान प्रदान, परंपरागत, कानून एवं व्यवस्था, पश्च परंपरागत। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आदान प्रदान एवं परंपरागत। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। अगला प्रश्न है, के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऑप्शन है जीन पियाजे, लेवाइगोस्की, अल्बर्ट बंडूरा, लॉरेंस कोहलबर्ग। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लेवाइगोस्की। सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ को यही जो है समझा रहे हैं। इन्हीं के अनुसार ये सब है, बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भों के प्रभाव को समझना। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर होना चाहिए। तार्किक बहस के प्रयोग से हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तार्किक आधार समाधान की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ऑप्शन है, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज की स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, पैटर्न को खोजने की एक तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ध्वनि, ताल, शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पैटर्न को खोजने की एक तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित और निगमनात्मक तर्क जो होता है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और संवेदी चालक अवस्था जो होता है ये 0 से 2 वर्ष और ये 2 से 7 वर्ष होता है पूर्व संक्रियात्मक, और ये 7 से 11 वर्ष होता है मूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त जो है वो 11 से ऊपर होता है। ठीक, बस आज हो गए 30 क्वेश्चन। प्रश्न कैसा लगा? जो है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।